शुरू करते हैं। बुक निकाल लो, पेज नंबर 10 पर पैराग्राफ नंबर 2। सी कैन वियर मैरून शॉली, ये नहीं था। सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, ठीक है, यहीं से है ना। एक बार बता दो मैं। while supervising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony. जब घर के अंदर या घर के कंस्ट्रक्शन का जब सुपरविजन कर रही थी श्रीमती मलिक, तो उस कंस्ट्रक्शन के दौरान उसने कॉलोनी के अंदर जो दूसरे अपने नेबर्स थे, उन नेबर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए, उनके प्रति उन जो अपना प्यार था उसको कल्टीवेट किया और कॉलोनी में उसने अपने फ्रेंड्स बना लिए। She thought of various plans for doing up the house. Everything had to be forgotten. उसने घर को लेकर बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, घर को लेकर अनेकानेक प्लान बनाए थे, लेकिन अब सभी के सभी वो जो प्लान थे वो भुला दिए गए थे, क्योंकि अब कोई मतलब ही नहीं था। मतलब क्यों नहीं था? मतलब इसलिए नहीं था क्योंकि जो घर था उसको सरकार ने अक्वायर कर लिया था। Then they were transferred from Delhi. देखिए इसके बाद में क्या घटना हुई, अपन को ये देखना है इसके बाद में क्या घटना हुई। Then they were transferred from Delhi. इसके तुरंत बाद उनका दिल्ली से ट्रांसफर हो गया। मिसिज मलिक वॉज हैप्पी, और श्रीमती मलिक हैप्पी थी, खुश थी। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट। क्योंकि इसलिए खुश थी कि अब कम से कम उसका वो बना हुआ घर उसको दिखाई नहीं देगा और उस घर में नहीं रहने का पश्चाताप श्रीमती मलिक को नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन यहां से बनता है, व्हाई वॉज मिसिज मलिक हैप्पी व्हेन हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली अगेन। जब उसके हस्बैंड का दिल्ली से फिर से ट्रांसफर हो गया तो श्रीमती मलिक खुश क्यों थी? मिसिज मलिक वॉज हैप्पी because she could not see her house and regret not being able to live in it. इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। And then thinking of the substantial rent, substantial rent का मतलब होता है बढ़ा हुआ किराया, और इसके बाद बढ़े हुए किराए को देखकर फील कंसोल्ड, वह शांत हो गई। यानी कि शांत, अपने आप को सांत्वना दी, अपने आप को शांत कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, सरकार ने घर को अक्वायर कर लिया है, हम घर में रह नहीं पाए, लेकिन नहीं रह पाए इस दुख के साथ साथ खुशी इस बात की है कि सरकार अच्छा किराया दे रही है। Transferred from one place to another, they had to wait for many more years for another term of posting in Delhi. और इसके बाद में एक जगह से दूसरी जगह उनके बार बार ट्रांसफर होते रहे और फिर कई टर्म्स का उनको इंतजार करना पड़ा, कई सालों का इंतजार करना पड़ा फिर से दिल्ली में ट्रांसफर होने का। और देखिए कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। इन द मीन वाइल मिसिज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, यानी कि इस दौरान श्रीमती मलिक की जो सास थी वो इस दुनिया में नहीं रही। कहने का मतलब जिस सास को लेकर श्रीमती मलिक स्टोर रूम को 10x8 बनाना चाहती थी, 10x8 का कमरा बनाना चाहती थी, अब वो सासू माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, वह भी परलोक सिधार गई। That daughter had been married, और जिन बच्चों की शिक्षा की चिंता लेकर श्रीमती मलिक ने दिल्ली में परमानेंट रहने की बात सोची थी, अब उनकी वो जो लड़की थी उसकी भी शादी हो गई थी। In a way they were lucky that their house had been rented to the government, और एक काम के लिए वो अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानते थे। एक काम के लिए वो सौभाग्यशाली थी कि उनका जो घर है वो सरकार ने किराए पे लिया है, यानी कि उनका जो घर है उसको सरकार ने किराए पे लिया है। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, क्योंकि उसका मानना था कि जो प्राइवेट किराएदार होते हैं वो एक प्रकार का सरदर्द होते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है, देखिए, हाउ आर द प्राइवेट टेनेंट्स ए हेडेक अकॉर्डिंग टू मिसिज मलिक। यानी कि श्रीमती मलिक के अनुसार प्राइवेट टेनेंट्स जो होते हैं, प्राइवेट किराएदार होते हैं, वो एक प्रकार से हेडेक क्यों होते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन इसी का अथवा में मैं बता सकता हूं आपको, क्वेश्चन ये होगा, हाउ आर गवर्नमेंट इज बेटर देन प्राइवेट टेनेंट्स। यानी कि सरकार जो होती है वो प्राइवेट टेनेंट से कैसे अलग होती है, कैसे ज्यादा अच्छी होती है। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स।
प्राइवेट टेनेंट्स इसलिए सरदर्द होते हैं क्योंकि उनकी मांग और उनकी शिकायतों का कभी अंत ही नहीं होता। मिसेज मलिक को इस बात की खुशी थी कि कम से कम उनका जो घर था वो घर किसने किराए पर लिया? सरकार ने किराए पर लिया। क्योंकि यदि कोई प्राइवेट किराएदार होता तो प्राइवेट किराएदार की दिक्कत ये होती, क्योंकि प्राइवेट जो किराएदार होते हैं उनकी कंप्लेंट्स, शिकायतें और उनकी डिमांड्स कभी पूरी नहीं होती। एंड देन दे आर मोर ओपन देन नॉट इरेगुलर इन ए पेमेंट ऑफ रेंट। और इसके अलावा एक बात और होती है, जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं वो प्राइवेट टेनेंट्स किराया देने में रेगुलर नहीं होते हैं, नियमित रूप से किराया नहीं देते हैं। रोजाना कोई ना कोई हर महीने बहाना बना लेते हैं, तो रोजाना या फिर हर महीने वो रेगुलर नियमित रूप से किराया नहीं देते हैं। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेश्चन्ड बाय द गवर्नमेंट, श्रीमती मलिक का जो घर था उसको सरकार ने किराए पर लिया था। द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और जो किराया था वो उनके बैंक के खाते में नियमित रूप से हर साल जमा हो रहा था। स्टूडेंट्स, ये अंतर हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट क्यों बेटर है या प्राइवेट टेनेंट्स हेडेक क्यों है? प्राइवेट टेनेंट्स आर हेडेक बिकॉज देयर आर नो limit of their demands and complaints, and they are irregular in paying of the rent of the house, और वो घर का किराया देने में भी irregular होते हैं। Only their son remained to be married now, अब सिर्फ उनके पुत्र की शादी होना बाकी थी। Mr. Malik thought that they would rather be done with it before he retired, और श्रीमान मलिक ने सोच लिया था कि रिटायर होने से पहले पहले वो इसको भी निपटाना चाहते थे। कहने का मतलब अभी तो मैं सर्विस में हूं, तो सर्विस में रहते रहते मैं लड़के की शादी भी कर दूं, ये श्रीमान मलिक चाहते थे। देयर सन हैड बीन मैरिड, फिर उनके लड़के की भी शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, श्रीमान मलिक अपने सर्विस से रिटायर भी हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनके घर को अब तक भी सरकार ने मुक्त नहीं किया था, अब तक भी सरकार ने खाली नहीं किया था। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ रेंटेड हाउस, श्रीमान और श्रीमती मलिक अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ एक किराए के घर में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे। देखिए, एक क्वेश्चन और भी इसमें बन सकता है तो थोड़ा बड़ा होगा कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस आफ्टर द हाउस हैड बीन रिक्वेश्चनड बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा घर को अधिकृत करने के बाद में जो घटनाएं जो घटनाएं मलिक परिवार में घटी उनका वर्णन कीजिए। ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इस बड़े क्वेश्चन में आपको टाइम टू टाइम या फिर अपन ये कहें कि पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्क्रिप्शन करना है। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, श्रीमान मलिक अभी भी सरकार से लड़ रहे थे अपने घर को खाली करवाने के लिए, अपने घर को रिलीज करवाने के लिए। व्हेन हिज एंड केम, लेकिन तभी उनका भी अंत आ गया, यानी कि श्रीमान मलिक भी परलोक सिधार गए। ध्यान दीजिए, श्रीमती मलिक की जो सास थी वो एक्सपायर हो गई, लड़की की शादी हो गई, लड़के की भी शादी हो गई, पुत्र वधू और पुत्र के साथ किराए के मकान में रहते रहते श्रीमान मलिक भी इस दुनिया में नहीं रहे। He passed away without being able to live in his house even for a day, यहाँ तक कि एक दिन भी अपने घर में रहे बिना ही श्रीमान मलिक भगवान को प्यारे हो गए। Now within 3 months the house was de-requisitioned, और अब 3 महीने पहले ही उनका जो घर है, यानी 3 महीने से उनका जो घर है वो de-requisitioned हुआ है। कहने का मतलब उसको रिलीज कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। Mrs. Malik's daughter-in-law was keener than Mrs. Malik to shift to her own house, और जब घर खाली हो गया, सरकार ने घर को उनको अधिकृत कर दिया, मतलब उनको लौटा दिया, तो श्रीमती मलिक की जो पुत्र वधू थी वो श्रीमती मलिक से भी ज्यादा रुचि रखती थी घर में शिफ्ट होने की। कहने का मतलब वो श्रीमती मलिक जो घर के कंस्ट्रक्शन के दौरान, घर के निर्माण के दौरान जिसने अपनी अहम भूमिका निभाई, बहुत कठोर परिश्रम किया, वो मिसेज मलिक अब वर्दा हो चुकी थी, बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी।
श्रीमान मलिक का जो साथ था वो छूट चुका था और किसी न किसी प्रकार से जो ओल्ड जो जनरेशन गैप दिखाई दिया था मिसेज मलिक और उसकी सास के संदर्भ में, वो उसकी सास भी अब इस दुनिया में नहीं रही थी और जैसे ही घर खाली हुआ तो मिसेज मलिक से ज्यादा श्रीमती मलिक की जो पुत्र वधू थी वो घर में शिफ्ट होने को आतुर थी, या कीनर का मतलब आतुर से है। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजीशन ऑफ द हाउस, जैसे ही उनको घर का पोजीशन मिला, घर का फिर से अपना अधिकार मिला, शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, तो श्रीमती मलिक की जो पुत्र वधू थी उसने घर का रंग रोगन करवाया और रंग रोगन करवाने के साथ ही उसने शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेस व्हिच ही डिड, और जो फर्नीचर डीलर था उसको बहुत सारी जो पीसेस थे, मतलब अलग अलग चीजें, सोफा है, कुर्सी है, डाइनिंग टेबल है, एटसेट्रा, जो भी उसमें लगाना था उसका ऑर्डर दे दिया गया। और उस ऑर्डर के साथ साथ एक काम और अच्छा हुआ, क्या मतलब उस डीलर ने पूरा भी कर दिया, वह जो डीलर था उस डीलर ने वो काम पूरा भी कर दिया। They had to ship on Monday morning, ध्यान देना बेटा, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। मैं दोनों क्वेश्चन के बीच में कंपैरिजन बताऊंगा आपको और इस कंपैरिजन का ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। देखिए, दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, उनको सोमवार की सुबह शिफ्ट होना था, बट एज दे वॉक अप, लेकिन जैसे ही वो सुबह जगे, दे फाउंड दैट इट वाज रेनिंग, तो उन्होंने देखा कि बारिश हो रही थी। द डाउनपॉर वाज रादर हैवी, और बरसात की जो बौछारें थी वो थोड़ी ज्यादा तेज थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतजार किया, खूब इंतजार किया। देन इट वाज टाइम फॉर मिस्टर मलिक सन टू गो टू ऑफिस, लेकिन इंतजार करते करते श्रीमती मलिक का जो लड़का था उसका दफ्तर जाने का समय हो गया। इट वाज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, और फिर ये निश्चय किया गया, ये इस बात की गई कि वह इवनिंग के अंदर शिफ्ट होंगे। कब शिफ्ट होंगे? इवनिंग में शिफ्ट होंगे, इस बात को डिसाइड किया गया। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, लेकिन जो बारिश थी वो पूरे दिन भर होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, उतनी ही तेज बारिश हो रही थी जितनी तेज बारिश दिन में हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस का मतलब होता है पवित्र, पवित्र का मतलब शुभ। सोमवार एक शुभ दिन था। मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, श्रीमती मलिक जो थी वो शिफ्ट होना चाहती थी यदि उनकी पुत्र और पुत्र वधू हो सके तो। देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन ये है, व्हाई कुड द मलिक्स नॉट शिफ्ट इन देयर ओन हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह मलिक्स अपने घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो सके? तो रीजन आपको वो नहीं बताना है, कौन सा? मंडे मॉर्निंग आएगा तो मंडे मॉर्निंग के साथ में आपको रीजन बताना है, क्या? ड्यू टू हैवी रेनफॉल, यानी कि आपको ड्यू टू हैवी रेनफॉल का यहां जिक्र करना है। जवाब होगा मलिक्स फैमिली कुड नॉट शिफ्ट इन देयर ओन हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, या ड्यू टू रेनिंग, बरसात के कारण शिफ्ट नहीं हुए थे। और यदि मंडे मॉर्निंग अट जाएगा, जैसे कि व्हाई कुड मलिक्स नॉट शिफ्ट इन देयर ओन हाउस, अब बच्चे कई बार क्या कर देते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई कुड मलिक्स नॉट शिफ्ट इन देयर ओन हाउस, मलिक्स अपने खुद के घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो सके, तो बच्चे जवाब देते हैं कि बरसात के कारण। नो, उसका जवाब होगा बिकॉज द हाउस हैड बीन अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि घर को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था। वहां जवाब वो होगा, जब मंडे मॉर्निंग लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में तभी आपको रेनिंग वाला जो जवाब है वो लिखना है। सोमवार एक पवित्र दिन था, सोमवार शुभ दिन था। मिसेस मलिक मानती थी कि सोमवार बहुत ही शुभ दिन है और यदि उसके पुत्र वधू और पुत्र चाहे, मतलब कर सके, तो वो मंडे को शिफ्ट होना चाहती थी। आउट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन थ्रो इट कंटिन्यूड टू रेन हैवीली, और अपनी माँ की भावनाओं को देखते हुए, कंसिडरेशन का मतलब या भावनाओं से, फीलिंग से है,
अपनी माँ की भावनाओं को देखते हुए बेटे ने बरसात में ही घर में शिफ्ट होने का निर्णय ले लिया। यानी कि बारिश हो रही है तो हो रही है, कोई बात नहीं, मम्मी के लिए, माँ की भावनाओं के लिए आज बरसात में ही घर में शिफ्ट होंगे। कहने का मतलब घर में शिफ्ट होने का निश्चय ले लिया। फिर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड मिसेस मलिक सन डिसाइड टू शिफ्ट इनटू द हाउस ड्यूरिंग द रेन? श्रीमती मलिक के पुत्र ने बरसात में ही घर में शिफ्ट होने का निर्णय क्यों लिया? तो जवाब होगा, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ हिज मदर, because she thought that the Monday was an auspicious day and she wanted to shift into the house on Monday if her son and daughter-in-law could। तो ये इसका जवाब होगा। अब देखिए बरसात में घर में शिफ्ट होने के लिए उन्होंने क्या किया? They sent for a taxi in addition to their own car and made a formal move। उन्होंने एक टैक्सी मंगवा ली, खुद की कार थी, यानी अपनी कार के अलावा उन्होंने एक टैक्सी और मंगवा ली। एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और उन्होंने एक प्रकार से शिफ्ट होने की औपचारिक रूप से शिफ्ट हो गए। फॉर्मल मूव का मतलब होता है औपचारिक शिफ्ट होना। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर। उन्होंने सोचा था कि बाकी का जो सामान है, जो लगेज है, उसको बाद में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इट वॉज रेनिंग इंसेंसली। इंसेंसली का मतलब होता है मूसलाधार। मूसलाधार बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग इंसेंसली, मूसलाधार बारिश हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, और कार में पीछे की सीट पर बैठे हुए मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। श्रीमती मलिक यादों में खो गई। ध्यान दीजिए, मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश में आज जब वो अपने खुद के घर में शिफ्ट होने जा रहे थे, अपने खुद के घर के लिए मूव कर रहे थे, तो अपनी कार की पीछे वाली सीट पर बैठे हुए श्रीमती जो मलिक थी वो यादों में खो गई। कौन सी यादें? वह पुरानी बातें मिसेस मलिक को याद आ रही थी। हाउ डिड सी हेल्प द मेसन्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, कि घर के निर्माण के समय वो किस प्रकार से जो कारीगर वगैरह थे उनकी सहायता करती थी, और कितनी परेशानियां उसने उठाई थी। उसको वो सब बातें याद आ रही थी, कितना हार्ड वर्क उसने उस घर के लिए किया था। और फिर श्रीमान मलिक, उस स्टोर को 8x10 का बनाना, श्रीमान मलिक का उसके ऊपर राजी होना, और फिर घर के सपने जो देखे थे उसने, वो सारे सपने उसको उसकी आंखों के सामने से निकल रहे थे। What Pansy had taken, ध्यान दीजिए, पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था, what important role did Mrs. Malik play during the construction of the house, कि घर के निर्माण के समय मिसेस मलिक ने कौन सा महत्वपूर्ण काम किया था, क्या भूमिका निभाई थी, ये मैंने आपको उस समय बताया था। लेकिन यदि क्वेश्चन पेंस का आता है कि घर के निर्माण के समय श्रीमती मलिक ने कौन कौन से कष्ट उठाए, तो यहां देखिए क्वेश्चन का जवाब कुछ और होगा। What Pansy had taken while the house was under construction, जब घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, निर्माणाधीन था, तो कौन कौन सी परेशानियां मिसेस मलिक ने उठाई थी। द डेज व्हेन शी मिस्ड हर मील, देखिए क्या क्या परेशानियां उठाई थी। कई बार तो या कई दिन तो उसने अपना भोजन छोड़ दिया था। सुबह ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, लंच टाइम पे किया कि नहीं किया, डिनर या सफर हुआ कि नहीं हुआ, ये चीजें भी भूल जाती थी काम में। कई बार तो वो खाना तक नहीं खा पाई थी। द डेज शी स्टूड इन स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, कई दिनों तक सूर्य की झुलसाने वाली धूप में वो खड़ी रहा करती थी। कई दिनों तक, स्कॉचिंग का मतलब होता है झुलसाना, कई दिनों तक सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी में, धूप में वो खड़ी रही थी। सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, और कार्य की उन्नति का निरीक्षण करती रहती थी। The days she was drenched in rain, कई दिन यानी कई बार, कई ऐसे दिन भी आए जब वो बारिश के अंदर तरबतर हो गई थी, यानी कि बारिश के अंदर वो भीग गई थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच, देखिए बेटा यहां तक है इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब कौन कौन से पेन्स उसने किए, अंडरलाइन कर लो। What pens she had taken while the house was under construction, the days when she missed her meal, the days she stood in the scorching heat of the sun supervising the work in progress, the days she was drenched in rain। यहां तक आप इसको अंडरलाइन कर लें। और फिर आगे देखिए एक क्वेश्चन और होगा,
उसके लिए अब आगे मैं बता रहा हूं। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर। जो आर्किटेक्ट था, जो शिल्पकार था, उसने इस घर का एक रंगीन नक्शा तैयार किया था, मतलब एक स्केच तैयार किया होगा। आपने देखा होगा आजकल ये जो 3D जो नक्शे वगैरह बनते हैं, जिसमें घर कैसा दिखाई देता है, अंदर से बाहर से वो पूरा दिखाई देता है, उसी प्रकार का एक रंगीन उसका स्केच घर का आर्किटेक्ट ने बनाया था। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, ये नक्शा या ये क्या कहते हैं इसको, ये स्केच बिल्कुल वैसा ही था कि घर पूरा होने के बाद में कैसा लगेगा, ये इस नक्शे के अंदर देखने पे पड़ता था। द वे इट लुक व्हेन कंप्लीटेड, इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द बरामदा। देखिए एक और बात थी, जब इसका स्केच बनाया था तो उस आर्किटेक्ट ने घर की महिला का स्केच भी बनाया था। यानी घर, जैसे घर का स्केच बनाया गया है तो घर के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस प्रकार से उसकी तस्वीर भी, स्केच भी पेंट की गई थी। तो इस घर के नक्शे में या इस घर के स्केच में क्या था, घर की महिला का स्केच भी बना हुआ था। और वो लेडी कौन थी? द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द बरामदा, यानी कि वो बरामदे में खड़ी थी, विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर। मार्बल का जो खंबा था, जो संगमरमर का खंबा था, उस खंबे के अपनी पीठ का सहारा लिए हुए वो घर की महिला उस स्केच में, वैसे नहीं, स्केच में वो महिला वहां खड़ी थी। एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, एलिजेंट का मतलब होता है शानदार, ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर, एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, यानी कि संतुष्टि की मूर्त। वह जो घर की महिला का स्केच था, उसमें वो घर की महिला कैसी लग रही थी? शानदार लग रही थी, सुंदर लग रही थी, और इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, यानी कि संतुष्टि की मूर्त लग रही थी। क्लेड इन ए मैरून साड़ी, वह घर की महिला मैरून कलर की साड़ी पहने हुए थी। कहने का मतलब स्केच में घर की महिला ने कौन सी रंग की साड़ी पहनी हुई थी? मैरून रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मिसिज मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, उस स्केच को देखकर श्रीमती मलिक को ऐसा लगता था, कैसा लगता था कि इस शिल्पकार ने इस स्केच में उसी को पेंट किया है शिल्पकार ने उसी को पेंट किया है, कहने का मतलब उसी का स्केच बनाया है, ऐसा मिसिज मलिक को लगता था। क्यों लगता था? अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये बनता है व्हाई डिड मिसिज मलिक थिंक दैट द आर्किटेक्ट पेंटेड हर इन द स्केच ऑफ द हाउस, कि घर का जो स्केच था उसमें, या स्केच ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिला के रूप में उसी को पेंट किया था, ऐसा उसको क्यों लगता था? ऐसा इसलिए लगता था, लेकिन एक बार उसको ऐसा भी लगता था कि वह खुद नहीं है, कहने का मतलब उसको पेंट नहीं किया है, तो उसका रीजन क्या था? बट सी नेवर वॉर मैरून कलर साड़ीज। एक बार फिर से समझिए, आर्किटेक्ट ने जब घर का नक्शे का, इस घर का स्केच बनाया, तो उस घर के स्केच में घर की महिला का स्केच भी बनाया, और घर की महिला का जो स्केच बनाया उसमें उसको देखकर मिसिज मलिक को ऐसा प्रतीत होता था कि आर्किटेक्ट ने उस घर के नक्शे में उसी को पेंट किया है, यानी उसी का स्केच बनाया है। रीजन क्या था? उसको ऐसा लगता था, लेकिन वो घर का जो स्केच में जो महिला थी, वो महिला मैरून कलर की साड़ी पहने हुए थी, और मिसिज मलिक कभी मैरून रंग की साड़ी नहीं पहनती थी। द फिगर इन द स्केच हाउएवर वाज एज टॉल एज मिसिज मलिक। अब देखिए क्यों लगता था उसको कि वो मिसिज मलिक का ही स्केच है? इसलिए लगता था क्योंकि उस घर के स्केच में जो महिला की हाइट थी वो उतनी ही थी जितनी की मिसिज मलिक की हाइट थी, और रिकलिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसिज मलिक यूज्ड टू स्टैंड, और उस खंबे के सहारा लगाकर, पीठ का सहारा लगाकर वो महिला उसी स्टाइल में खड़ी थी जिस स्टाइल में मिसिज मलिक खड़ी हुआ करती थी। मिसिज मलिक saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a time। उस स्केच को देखकर मिसिज मलिक कई बार जो थी वो ड्रेसिंग टेबल पर जाकर अपने आप को उसी अंदाज में खड़ा करके देखती थी। Many a time she thought that she must show that sketch to her daughter-in-law sometime। और फिर बाद में
उसने सोच लिया था, क्योंकि वो स्केच इतना सुंदर था, तो उसने सोच लिया था कि ये स्केच किसी जमाने में मैं, जमाने का मतलब जब मेरे पुत्र की शादी हो जाएगी तो अपनी पुत्र वधू को जरूर दिखाऊंगी। जब अपने पुत्र की शादी हो जाएगी तो मैं पुत्र वधू को जरूर सिखाऊंगी। इसको उठाना आगे। क्या कहने का मतलब, देखिए उस स्केच के ऊपर ही मैं वापस आता हूं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर में बनता है। क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड मिसिस मलिक थिंक दैट द आर्किटेक्ट पेंटेड हर इन द स्केच एज द लेडी ऑफ द हाउस? तो जवाब ये होगा, बिकॉज द लेडी इन द स्केच वॉज एज टॉल एज मिसिस मलिक। सेकेंड थिंग, and the lady was standing in the style or in the way Mrs. Malik used to stand। ये दो चीजें थी, इसके कारण उसको लगता था कि आर्किटेक्ट ने उसको खुद को ही यहाँ पेंट किया है। एक बार उसको ये लगता था कि आर्किटेक्ट ने उसको पेंट नहीं किया। ऐसा क्यों लगता था? ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वो लेडी मैरून कलर की साड़ी पहने हुए थी, और मैरून कलर जो था वो मिसिज मलिक को पसंद नहीं था। मिसिज मलिक मैरून कलर नहीं पहनती थी। चलो, ये तीन बात क्लियर हो गई। अब देखिए, तीन क्वेश्चन इसमें से बने हैं। सबसे पहले मैं इसकी क्वेश्चन लिखूंगा आपको, उसके बाद में अपने पास टाइम होगा तो अपन आगे चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए आज का, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वॉज मिसिज मलिक हैप्पी when her husband was retransferred from eh? from Delhi। What happened between why are why did Mrs. Malik not like private tenants?
why could Malik not shift in their house on Monday morning? Why did Malik's son decide to shift into the house during rain? Why did Mrs. Malik think that architect had painted her in the sketch of the lady of the house? The lady of the house. Question number 6. What pens did Mrs. Malik take while the house was under construction? When the house was under construction. Why did Mrs. Malik want to show the sketch to daughter-in-law Sunday? बेटा ये 7 क्वेश्चन है आज के। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो।